बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बायो की फ़र्स्ट ईयर की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 14 जो लास्ट चैप्टर है, और ये लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में जो है वो वीडियो बनाई जाए और उनको इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ पे अटेंशन। लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप जो है वो कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं और वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है ये बहुत ही एक कॉमन सा वर्ड है। हम अक्सर सुनते हैं स्पेशली इस पेंडेमिक में कि फ़लाँ पर्सन की जो है इम्यूनिटी बहुत हाई है, इसलिए उसको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या किसी पर्सन की अगर इम्यूनिटी कम हो तो उसको कोई ना कोई वायरस या ये जो आजकल चल रहा है पेंडेमिक कोरोना वगैरह। तो इम्यूनिटी का वर्ड तो अक्सर हमें सुनते आते हैं, लेकिन आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या। बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को उर्दू में हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ से, मुख्तलिफ़ इन्वेडर्स से जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं उनसे हमें बचाता है। आप इमेजिन करें कि हम हर रोज़ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो हैं वो एनगल्फ भी कर लेते हैं, ईट भी कर लेते हैं, ड्रिंक भी कर लेते हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी के स्किन के ज़रिए से भी ये एंटर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम हर रोज़ बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म मौजूद है जो हमें बीमारियों से बचाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है। तो बाय डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी दी गई है कि इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की ये एक कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है? टू रिकग्नाइज, यानी टू रिकग्नाइज एनी पैथोजन विच एंटर्स इनटू आवर बॉडी। यानी पैथोजन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बीमारी पैदा करे। एनी पैथोजन और एनी एंटीजन आप कह सकते हैं। उसकी मैं अभी आपसे बाद में बातें, एंटीजन क्या है। तो कोई भी चीज़ जो बीमारी पैदा करती है वो जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी है कि उसको नंबर 1 रिकग्नाइज कर सके। क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारी बॉडी में एंटर होती है इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो बीमारी ही पैदा करे। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, और लेकिन हमें उसका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि आप देखें कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर देयर आर मैनी बैक्टीरियाज विच रिजाइड इन आवर इंटेस्टाइन बट दे नेवर हार्म अस। यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है हमारी इंटेस्टाइन में जो हमें बीमारी नहीं हुई। सो दे आर नॉट एंटीजेंस और पैथोजेंस, वो पैथोजेंस नहीं है। तो मैं पैथोजेंस की बात कर रहा हूँ जो कि जो डिजीज़ पैदा करते हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर कोई इंट्रूडर कह लें, तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, व्हाटएवर जो हमें बीमारी पैदा कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो इंट्रूड होता है हमारी बॉडी में, हमारी इजाज़त के बगैर एंटर होता है, तो हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज़ करती है। रिकग्नाइज़ करने के बाद हमारे बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ़ सेल्स हैं जिनको वो मोबलाइज़ करती, हरकत में ले आती कि जल्दी आ जाए कि कोई पर्सन जो है वो बग़ैर इजाज़त के आ गया और वो डेंजरस है। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो एकदम हरकत में आ जाते हैं। ना सिर्फ सेल्स बल्कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कुछ प्रोटीन्स पैदा करते हैं, प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, प्रोटीन्स पैदा करते हैं जिनको हम
एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और यानी सेल्स बज़ाते खुद भी और उनसे जो पैदाशुदा जो इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं या जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हरकत में आती हैं और उस चीज़ को, उस एंटीजन को, उस इंट्रूडर को वो ख़त्म कर देती हैं विद एफिशिएंसी एंड स्पीड। यानी स्पीड से फटाफट उसको ख़त्म कर देती हैं और एफिशिएंसी से यानी मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर देती हैं और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो ये है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की जो जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, या ये कह लें कि जो इम्यूनिटी की जो लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, पहले उसकी भी बात करेंगे कि जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर है इसमें ये असल में 3 तरह की कह लें, ये 3 तरह की है, यानी 3 इसकी लाइंस कह लें, 3 लाइंस ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी। पहली जो लाइंस ऑफ डिफेंस है, जब भी कोई इंट्रूडर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको फिज़िकली वो रोक लेती है, यानी बिल्कुल फिज़िकली रोक के कि स्टॉप। यानी जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है फिज़िकल बैरियर। तो फिज़िकल बैरियर में जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन, जिसमें सबसे पहले स्किन है, यानी स्किन जो है, सबसे पहली तो बात है कि कोई भी चीज़ जो है हमारी बॉडी में इसलिए एंटर नहीं होती कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो स्किन एज ए कवर है, यानी एक फिज़िकल बैरियर कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देगी। ठीक है। इसी तरह से जो फिज़िकल के अलावा केमिकल, यानी हमारी स्किन में ही या स्किन या दूसरे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल्स। यानी कोई भी इंट्रूडर, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जिसमें स्किन भी शामिल हैं, वो बहुत सारे केमिकल्स खारिज करते हैं। और ये केमिकल्स का काम भी यही है कि ये जो इंट्रूडर्स हैं या जो एंटीजन्स हैं, इनको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देना। और इसमें आप एग्जांपल ले लें, स्किन के अंदर मौजूद सीबम जो है ये एक यानी जैसे वैक्स लाइक मटेरियल है, जैसे गूंद होती है या जैसे वैक्स होती है, ये जो मोम जिसको कहते हैं, जिससे कैंडल्स बनाई जाती हैं। तो ये अब हमारी स्किन से खारिज होती है, स्पेशली कानों में और हमारी बॉडी के ऊपर भी। आपने देखा जो मैल, जो कानों में जो मैल बनती है, ये दरअसल सीबम होता है, ये मैल नहीं होती। और इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इंट्रूडर्स, यानी बाहर से जो बैक्टीरिया या कोई भी जो एंटीजन है हमारी बॉडी में एंटर होता है तो सीबम उसको पहले स्टॉप कर लेती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी में जाने नहीं देती। ठीक है। इसी तरह से हमारे माउथ के अंदर सलाइवा है, सलाइवा जो है उसका काम भी है सलाइवा के अंदर, यानी सलाइवा के अंदर जो रतूबतें हैं ये भी हमारी बॉडी को यानी प्रोटेक्ट कर। इसी तरह से आपने गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, वाटर होता है और इसके अलावा HCl होता है। यानी जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एक फंक्शन क्या है कि ये जो खुराक के अंदर मौजूद जो इंट्रूडर्स या कह लें कि एंटीजन या बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, जिसमें सीबम है या स्वेट आ जाता है, या ये जो अभी मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। दीज आर द केमिकल्स, यानी ये केमिकल, पहले मैंने जो बात की फिजिकल है, फिजिकल बैरियर, और दीज आर द केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स जो हैं उसमें जैसे मैंने आपको सीबम की मिसाल दी है, जैसे मैंने आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिसाल दी है, ये तो ये दूसरा यानी ये लाइन ऑफ डिफेंस कह लें। अब ये इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी के अंदर कोई जो एंटीजन है वो एंटर हो जाता है और उसके बाद एक तीसरा जो लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। वो क्या है?
हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सारी की सारी इन्नेट, इन्नेट, इन्नेट का मतलब है कि ये कुदरती तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। यानी इन्नेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पैदाइश के वक्त हमारी बॉडी में होती है, या यानी जब एक बेबी जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में, जैसे स्किन है तो उसकी बॉडी में पहले से मौजूद है। जैसे ये जितने भी बैरियर्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान में होती हैं, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर उसकी बॉडी में मौजूद होती हैं, इसलिए हम इनको इन्नेट कहते हैं। लेकिन इसके इन्नेट के अलावा एक और सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम, और इसको एक्वायर्ड भी कहते हैं, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, और इसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं दो ही हैं इसके कंपोनेंट्स, एक हमारी बॉडी के सेल्स और एक उनकी प्रोडक्ट्स जिनको हम जो है वो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, जिनको हम, एक तो सेल्स और दूसरा एंटीबॉडीज़। तो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, इसको इम्यून सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये हमारे बाकी जो ऑर्गन सिस्टम है ये बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है, और इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आप बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्प्लीन है, जैसे मिसाल के तौर पर लिम्फ नोड्स हैं, थाइमस है। यानी ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो दो ही हैं, एक सेल्स और दूसरा जो है वो एंटीबॉडीज। एक सेल्स और दूसरा एंटीबॉडीज, ये दो कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के। और पहले हम सेल्स की अगर बात करें तो जो सेल्स इस इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेते हैं उनमें मेन जो सेल्स हैं वो हैं बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो टाइप के सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, इनको बी लिम्फोसाइट्स इसलिए कहा जाता है कि एक तो पहले याद रखें कि लिम्फोसाइट्स का मतलब है वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहते हैं वाइट ब्लड, यानी ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स इनको इसलिए कहा जाता है, यानी बी जो है ये एक्चुअली इट स्टैंड, यानी ये जो बी लिम्फोसाइट्स है इनको बी इसलिए कहा जाता है कि पहली दफ़ा जब ये सेल्स डिस्कवर हुए थे तो ये एक चिकन के जो क्लोएका के पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम बर्सा ऑफ फेब्रिशियस कहते हैं, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। यानी इस तरह से ये फर्ज करें एक चिकन है, ये मैं इसको सीधा बना रहा हूँ, ये चिकन है और ये इसका निचला वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर इसका हम देखें कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टमक, उसके बाद ये जो है इसका क्रॉप है, क्रॉप के बाद गिज़र्ड, गिज़र्ड के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इसको हम क्लोएका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोएका। क्लोएका, क्लोएका क्या होता है कि क्लोएका का मतलब होता है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं
जिनमें जो यूरन और फीसेस है एक ही ओपनिंग से एक्सक्रीट आउट होता है, यानी उनमें यूरन और उनकी फीसेस एक ही ओपनिंग से रिलीज होती हैं, जिनको हम क्लोएका कहते हैं। तो क्लोएका के बिल्कुल नीचे यानी क्लोएका के बिल्कुल इस साइड पर, यानी यहाँ पे कह लें क्लोएका के बिल्कुल साइड पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बर्सा ऑफ फैब्रिशियस कहते हैं। और बर्सा ऑफ फैब्रिशियस के अंदर ये एक्चुअली एक यानी कह लें कि ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं या लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सबसे पहले लिम्फोसाइट्स का जब पता चला था तो इस यानी एक बर्ड का जो बर्सा ऑफ फैब्रिशियस है, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, इसमें ये पाए जाते, इसमें ये डिस्कवर हुए, ठीक है। इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। अब आ जाए टी लिम्फोसाइट पे। टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको कि बी जो टी लिम्फोसाइट्स है ये दरअसल थाइमस में बनते हैं, थाइमस। और हमारी बॉडी के ये जो कह लें कि जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी में आपको पता है ये एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये सामने वाली बोन जिसको स्टर्नम, और इसके साथ क्या है जो है हमारी पसलियां अटैच होती हैं। हमारी पसलियां इस हमारी जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो इस हड्डी के साथ, इस हड्डी के बिल्कुल नीचे ये ऑर्गन होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसके दो लोब होते हैं। ये वैसे बाहर से तो नहीं, चलो अंदर से मैं दिखा, ये इस तरह से, तो इस तरह से ये हड्डी के बिल्कुल नीचे यानी स्टर्नम के नीचे होता है, इसको थाइमस कहते हैं। बेसिकली इट्स अ ग्लैंड। और कहा यह जाता है कि बहुत सारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इसमें पैदा होते हैं, थाइमस में, और उनको जो लिम्फोसाइट जो हैं वो थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं, उनको थाइमस टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में क्या है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स एक्चुअली बोन मैरो, लेकिन बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद वो थाइमस में आते हैं, और थाइमस में उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनकी मैच्योरेशन होती है, उनकी मैच्योरेशन यानी मैच्योर वो यहाँ पे होते हैं। तो ये दो लिम्फोसाइट्स जो है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। बहुत ही यानी ये एसेंशियल पार्ट है। इसके हम डिस्कस भी करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और बी लिम्फोसाइट क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, एक तो ये सेल हो गया, ये कंपोनेंट जो है ये सेल्स, ठीक, वो सेल्स जो कि इम्यूनिटी में हिस्सा लेते हैं। पहले हमने उनको, अब हम दूसरी जो कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, और वो है एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़, अभी हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। सो विल टॉक अबाउट एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं दे आर एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स, दे आर एक्चुअली प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं एंटीबॉडीज़, ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यानी ज़ाहिर आपको पता है कि इम्यूनिट जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड की चेन्स से मिलकर बनती है, यानी प्रोटीन्स जो हैं दे आर एक्चुअली द चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें भी अमाइनो एसिड की चेन्स हैं, बट देयर आर टू टाइप ऑफ चेन्स। यानी एक ये फर्क करें हमारे पास these are the chains,
एक तो ये दो चेन्स होगी, ठीक है, और दीज आर कॉल्ड हैवी चेन्स, यानी ये काफ़ी हैवी किस्म की चेन्स होती हैं, बड़ी चेन्स होती हैं, और इनके साथ साथ दो ही छोटी चेन्स होती हैं जिनको लाइट चेन्स कहा जाता है। दूसरी चेन जो है वो लाइट चेन। ये जो है दीज आर, ये लाइट चेन्स हैं और ये छोटी हैं। अब ये जो चेन्स हैं ये आपस में अटैच्ड है, इसके ज़रिए से एक बॉन्ड के ज़रिए से, जो कि आपने जो जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कि इसमें चेन्स जो होती हैं वो क्या, जो यानी देयर आर बॉन्ड्स इन बिटवीन द चेन्स विच कीप देम हेल्ड टुगेदर, यानी जिसकी वजह से, इन बॉन्ड्स की वजह से ये जो चेन्स हैं ये आपस में बंधी रहती हैं। और ये बॉन्ड्स यहाँ पे जो मौजूद हैं, ये कौन से बॉन्ड हैं, इसको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड का मतलब होता है जिसमें, दीज आर कॉल्ड डाइसल्फाइड, जिसमें दो सल्फर के बॉन्ड्स आपस में जो, और इसके अलावा जो हैं वो दोनों जो चेन्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे और एक ही डाइसल्फाइड यहाँ पे, यानी ये जो हैवी चेन और जो लाइट चेन है इनके दरमियान में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और दो बॉन्ड जो हैं वो इनके दरमियान, जो हैवी बॉन्ड्स हैं, जो हैवी चेन्स हैं, इनके दरमियान में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब इसके अलावा तो ये तो होगी चार चेन्स, दो हैवी दो लाइट, और ये जो हैवी चेन्स हैं ये दो डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से आपस में जुड़ी हैं, और ये जो स्मॉल बॉन्ड, जो हैवी और स्मॉल हैं, ये एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि ये आप यहाँ से ले लेंगे, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो ऊपर वाला है, इसको हम वेरिएबल पार्ट भी कहते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम सी यानी कि कांस्टेंट पार्ट भी कहते हैं। इसका यानी सिंपली ये समझ लें कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं बार बार, तो उसके लिए जो हमें उसका एक पार्ट जो होता है वो बार बार यूज़ करना पड़ता है, बाकी उसके साथ ही वैसे ही रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको समझाता हूँ तो आपको फ़ौरन समझ लग जाएगी। हमारे पास है, हम अक्सर जो है वो कीज यूज़ करते हैं, यानी चाबी। ये एक चाबी है ताले की। अब देखें, हर एक ताले की जो चाबी होती है यहाँ तक एक जैसी होती है, एक जैसी ही होती है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर बनाती है। असल जो चीज़ जो चेंज होती है वो कौन सी होती है, ये वाली। किसी में ये इस तरह से है, किसी में ये बिल्कुल इसी तरह से, यानी वेरिएबल पार्ट कौन सा है ये, बाकी तो सेम, हर एक की एक जैसी ही होती है। इसी तरह से जो एंटीबॉडीज़ हैं, इनका ये वाला पार्ट जो होता है ये चेंज होता है, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जो कि किसके साथ अटैच होता है, किस बाइंड होता है, ये एंटीजन के साथ बाइंड, यानी जो एंटीजन है वो इस पार्ट के साथ अटैच होता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने एंजाइम्स में एक्टिव साइट पढ़ा था, कि एक्टिव साइट वो पार्ट होता है एंजाइम का जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। इसी तरह से ये जो पार्ट होता है ये वेरिएबल पार्ट अपने एंटीजन के साथ अटैच होता है और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो जब कॉम्प्लेक्स बना देता है तो जो एंटीजन होता है ये बेकार हो जाता है, क्योंकि उसको आगे से उसने बांध लिया है, जकड़ लिया, और जब वो जकड़ लेता है तो उसके बाद बहुत सारे फ़ायदा उठाने वाले लोग आ जाते हैं जिनको फेगोसाइट्स कहते हैं। वो फेगोसाइट सेल्स जो हैं वो इस कॉम्प्लेक्स को खा जाते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये यानी है एंटीबॉडीज़ और उसका स्ट्रक्चर, और ये कि ये किस तरह से काम करती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो इसका पार्ट है, जो वेरिएबल पार्ट है,
इसके साथ एंटीजन अटैच होता है और एंटीजन जो है वो उसके साथ उसको जकड़ लेता है। जब जकड़ लेता है यानी फर्ज करें यहाँ पे ये एंटीजन, ये एक एंटीजन, तो ये एंटीजन इसके साथ जब अटैच हो गया तो ये एंटीजन बेकार हो, अब ये किसी काम का नहीं, ये इसको छोड़ेगा नहीं अनटिल के फेगोसाइट्स आएंगे, दूसरे सेल्स आएंगे, वो इसको निगल और इसका काम तमाम कर देंगे। ये हो गए एंटीबॉडीज़। नाउ हम ये जो अभी पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है कि इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। अब हम उनकी थोड़ी सी बात करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा बी लिम्फोसाइट्स की, फिर उसके बाद सॉरी टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स जैसे कि मैंने कहा था, इसको टी इसलिए कहा जाता है कि ये थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं या थाइमस में मैच्योर होते हैं। प्रोड्यूस तो ये जो है वो यानी बोन मैरो के अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ से ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद थाइमस में आ जाते हैं और थाइमस में मैच्योर होते हैं। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनका जो तरीक़ेकार है, एक तो बात याद रखें कि जो टी लिम्फोसाइट हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप। एक तो होती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और दूसरा कौन सा होता है किलर लिम्फोसाइट्स, किलर लिम्फोसाइट्स, किलर टी लिम्फोसाइट्स, यानी दो इसके पार्ट होते हैं। तो जब कोई यानी दो सॉरी इसकी जो टाइप्स होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और किलर टी लिम्फोसाइट्स। अब जब भी कोई इंट्रूडर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, यानी कोई भी जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का काम है उसको रिकग्नाइज करना कि ये जो इंट्रूडर अंदर आया है ये ख़तरनाक है या नहीं, यानी इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ठीक है, और जब ये अपना काम करेगा उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद एक तो मैसेज इसको देगा और एक जो है वो लिम्फोसाइट को देगा। लिम्फोसाइट क्या करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और जब इसको मैसेज देगा तो ये फ़ौरन जाके उसी मौके पर उसको ख़त्म कर देगा। तो जब मौके पर ही ख़त्म कर देगा तो ऐसे रिस्पांस को जिसमें जब सेल को पता चलता है कि यानी कि ये जो इंट्रूडर है या एंटीजन है वो अंदर आया है, और वो फौरी जाके खुद जाके उसके साथ मुकाबला करके उसको ख़त्म करे, इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस, सेल मीडिएटेड रिस्पांस, सेल मीडिएटेड रिस्पांस। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली किसमें इन्वॉल्व हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पांस में। ठीक है, अब आ जाए बी लिम्फोसाइट की बात करें कि बी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स का जो तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ है टी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट है फर्ज करें ये, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं इसका तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ है। क्या कि जब इसको पता चलता है कि बॉडी के अंदर एंटीजन घुस आया है, ये कौन कैसे पता चलेगा, टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो इसको रिकग्नाइज करके बताए। तो ये थोड़ा सा डरपोक सा पर्सन है, ये खुद जाके मुकाबला नहीं करता बल्कि एक सियासत करता है। सियासत कैसे करता है कि ये खुद डिवाइड हो जाता है और अपने जैसा बिल्कुल अपने जैसा एक क्लोन सेल, जिसको प्लाज्मा क्लोन भी कहा जाता है, यानी अपने जैसा हूबहू सेल प्रोड्यूस करता है, और यानी डिवाइड होके दो सेल ये बनाता है, और एक सेल जो होता है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल या क्लोन सेल। अब ये जो दूसरा सेल है
ये सेल जो है ये थोड़ा डिफरेंट होता है और इसका काम होता है मेमोरी रखना, किसी चीज़ की याददाश्त को रखना। जैसे कि आपके मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी चिप लगी होती है जिसको रैम कहते हैं या रोम कहते हैं, ROM रोम। उसका काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन रखती है। बल्कि इसकी मिसाल आप इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आपकी जब आप सर्च करते हैं गूगल में तो कोई चीज़ आप नोट करते हैं तो नीचे एक लिस्ट आ जाती है, उसको कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है कि वो मुख्तलिफ जब भी आप सर्च करते हैं तो उसको याद रख लेती है, और जब भी आप दोबारा सर्च करते हैं तो वो उसको आपको लिस्ट देती है कि आपने इसमें से तो कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आपने वो पहली चीज़ें सर्च की होती हैं और वो उस मेमोरी में मौजूद है। इसी तरह से ये जो एंटीजन है इसकी इंफॉर्मेशन ये सेल अपने पास रख लेगा, ताकि अगली दफ़ा जब ऐसा ही कोई एंटीजन आए तो ये फ़ौरन लिम्फोसाइट्स को कहेगा कि अब एंटीबॉडीज़ बनाओ, कि ये वही पर्सन है जो पहले भी आया था और ये एक एंटीजन है यानी इंट्रूडर। ठीक है, तो ये जो क्लोन सेल बनता है, यानी ये तो मेमोरी सेल हो गया जिसकी मैंने अभी बात की है कि ये सेल जो है ये इस एंटीजन की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा और वक्त आने पर जब ये दोबारा दाखिल होगा बॉडी के अंदर तो ये फ़ौरन उसको उसकी मेमोरी बताएगी कि ये वही पर्सन है और इसके ख़िलाफ़ कम्बैट करना चाहिए, यानी इसको खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब ये जो क्लोन सेल है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और मिलियंस की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये जाके उस एंटीजन को ख़त्म, जैसे मैंने अभी आपको एंटीजन